वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटर्नशिप फ़ाइल के बारे में। तो ये फ़ाइल हमारी होगी एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल के बारे में। तो अगर कोई ड्यूटी असाइन की जाती है प्रिंसिपल के द्वारा आपको पेपर टीचर को, तो वो कैसे उस ड्यूटी को निभाते हैं, कैसे उस ड्यूटी को फुलफ़िल करते हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो इस फ़ाइल के लिए आपको फ्रंट पेज बनाना होगा। तो फ्रंट पेज में आप सबसे पहले लिखेंगे इसमें स्कूल नेम, यहाँ पे हो जाएगा। स्कूल नेम के जस्ट नीचे आप सेशन बता देंगे और उसके बाद मिड में आप लिखेंगे फ़ाइल का नेम। तो फ़ाइल का नेम है एनी अदर ड्यूटी असाइन्ड बाय प्रिंसिपल, कि अगर पेपर टीचर को कोई ड्यूटी दी जाती है प्रिंसिपल के द्वारा, तो वो कैसे उसको निभाते हैं या कौन-कौन सी ड्यूटीज़ दी जाती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे सबमिटेड टू एंड राइट हैंड साइड पे लिख देंगे सबमिटेड बाय। तो इस तरह से आपका फ्रंट पेज ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि ये फ़ाइल आपको बनानी कैसे है। तो इसके लिए इस फ़ाइल को बनाने के लिए आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे फ्रंट पे कि आप कौन-सी फ़ाइल बनाने जा रहे हैं। तो ये फ़ाइल है एनी अदर ड्यूटी असाइन्ड बाय प्रिंसिपल की, तो वो आप हेडिंग लिख देंगे सबसे टॉप पे और उसके बाद आप नीचे लिखेंगे इसके बारे में। जैसे कि वर्तमान समय में एक कक्षा अध्यापक केवल वह नहीं होता है जिसे विषय की पूर्ण जानकारी हो, बल्कि उसे संपूर्ण समाज की जानकारी होनी चाहिए। तो एक अच्छा अध्यापक वही होता है जिसे ना सिर्फ अपने विषय की पकड़ हो, बल्कि समाज के बारे में या समाज में आज के टाइम पे क्या चल रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी हो। लोगों का रहन-सहन कैसा है, उनका तौर-तरीका कैसा है, खेल-कूद, इन सब क्रियाओं के बारे में, या हम ये कहें कि मनुष्य के विकास के बारे में उसे जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे एक मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। इसी के साथ-साथ आप बताएँगे कि सभी क्रियाएँ अध्यापक के लिए आवश्यक होती हैं। अध्यापक विद्यालय का एक अभिन्न अंग होता है। वो ना केवल अपने विषय के द्वारा, बल्कि अपने विचारों के द्वारा, अपने रहन-सहन के द्वारा लोगों का और छात्रों का मार्गदर्शन करता रहता है। तो इसलिए टीचर का स्थान सबसे सर्वोपरि माना गया है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी सबसे पहले अपने अध्यापक से ही प्रेरित होते हैं। तो एक विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सबसे पहले अपने अध्यापक से प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो एक विद्यालय में सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी के साथ बिताते हैं तो वो सिर्फ़ अपने अध्यापक के साथ में बिताते हैं। इसी तरह से वर्तमान समय में विद्यालयों में खेल-कूद, वाद-विवाद, संगीत, नाटक आदि क्रियाएँ चलती रहती हैं, ताकि पाठ्यक्रम को भी रुचिकर बनाया जा सके और छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो प्रभावशाली तरीके से चलती रहे। इसके बाद आप बताएँगे कि इन क्रियाओं के अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तो इन क्रियाओं को पाठ्यक्रम क्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन क्रियाओं के माध्यम से ही छात्रों तथा छात्राओं का समुचित रूप से पथ प्रदर्शन किया जाता है। तो ये क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो छात्र तथा छात्राओं को उनके समुचित विकास के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करती हैं और इन क्रियाओं का अपना शैक्षिक महत्व होता है। तो कोई भी कोर्स हो, उन कोर्स में ये एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहती हैं और इनका अपना एक शैक्षिक महत्व रहता है, क्योंकि ये छात्रों में शारीरिक विकास करती हैं, उनका मानसिक विकास करती हैं और उनका चारित्रिक विकास भी इसी से होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि यहाँ पे आप स्कूल का नेम लिख देंगे। स्कूल नेम की जगह पे जहाँ आपने इंटर्नशिप की होगी उसका नेम लिख के उसको स्कूल का नेम, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कि इस स्कूल में समय पर अनेक क्रियाएं संपन्न कराई जाती थी, जैसे कि खो-खो, बैडमिंटन, कबड्डी। तो जो खेल वहाँ पे कराए जाते होंगे उस स्कूल में, आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन आप नेक्स्ट पैरा में बताएँगे कि इस प्रकार से अनेक ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी रहती हैं। तो ये ऐसी क्रियाएँ हैं जो ना सिर्फ़ छात्रों के मानसिक
स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं बल्कि उनके भौतिक स्वास्थ्य पे भी असर डालती हैं। और इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्रधानाध्यापक महोदय ने अनेक कार्य सौंपे थे। तो ये आपको अलग से एनी अदर ड्यूटी असाइन्ड बाय प्रिंसिपल में आ जाएगा कि आपको इन कार्यों को कराने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी और उनके द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन पूरी ही ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ किया गया। इस प्रकार से विद्यालय में किए गए कार्यों के दौरान हमें अपनी योग्यताओं के बारे में पता चला तथा अपने अनुभवों को दूसरों को बताने में अच्छा लगा। तो इस तरह से आप बताएंगे कि कौन से कार्य आपने किए और किस तरह का आपने अनुभव किया उनसे। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसमें कि प्रधानाचार्य द्वारा कार्य का विवरण। तो क्या क्या कार्य आपको दिए गए थे प्रधानाचार्य के द्वारा, वो आप विवरण करेंगे यहाँ पे। तो इसमें एक आप कोटेशन लिख सकते हैं कि जैसे कि घड़ी में जो स्थान स्प्रिंग का होता है, मशीन में फ्लाई व्हील का होता है और जहाज में उसके इंजन का होता है, वैसे ही विद्यालय में प्रधानाचार्य का भी स्थान सर्वोपरि है। इसके बाद आप लिख देंगे कि प्रधानाचार्य द्वारा या फिर निर्धारित किए गए कार्य का विवरण इस तरह से है। तो इसमें आप बताएंगे कि आपको कौन कौन से कार्य दिए गए थे प्रधानाचार्य के द्वारा। तो फर्स्ट कार्य इसमें आ जाता है यूनिफॉर्म चेकिंग का। देन सेकंड कार्य है इसमें अनुशासन संबंधी निरीक्षण का। और थर्ड कार्य आ जाता है इसमें खेल संबंधित गतिविधियों का। तो ये खेल संबंधी गतिविधियां थी जिनके लिए अतिरिक्त काम आपको दिया गया था। इस प्रकार आपने बताया कि कौन से कार्य आपको प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए थे। अब कार्यों का आप यहाँ पे विवरण करेंगे। तो इन कार्यों के विवरण के लिए आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी अतिरिक्त कार्य की। तो ये अतिरिक्त कार्य की हेडिंग है यहाँ पे। इसमें आप बताएंगे कि कौन कौन से अतिरिक्त कार्य दिए गए। तो सबसे पहला कार्य यहाँ पे हो जाता है कि प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों का टेस्ट लेना। देन सेकेंड वर्क हो जाता है यहाँ पे कि गणतंत्र दिवस में कार्यक्रमों का आयोजन कराना। तो ये पीपल टीचर को ये सारे कार्य दिए गए थे उस स्कूल में कि उनको पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में ये कार्य करने थे। तो जो भी विद्यार्थी नए आ रहे थे उनका टेस्ट लेना एडमिशन के लिए। देन सेकेंड वर्क हो जाता है यहाँ पे कि गणतंत्र दिवस में जो कार्यक्रम होंगे उनका आयोजन अच्छी प्रकार से किया जाए। देन थर्ड आ जाता है यहाँ थर्ड कार्य दिया गया था पीपल टीचर को कि वार्षिक कक्षा परीक्षा में कक्षा निरीक्षक का कार्य करना। तो वार्षिक परीक्षा जब होगी तो एज अ क्लास इंस्पेक्टर वहाँ पे विजिट करना था, कक्षा निरीक्षक का काम करना था पीपल टीचर को। इसके बाद नेक्स्ट कार्य आ जाता है इसमें कि विद्यार्थियों को अपना साक्षात्कार देना सिखाने का कार्य करना। तो विद्यार्थियों को ये सिखाना कि उन्हें कैसे अपना साक्षात्कार देना है। इस तरह से आपको अतिरिक्त कार्य का विवरण बताया गया, अतिरिक्त कार्य बताए गए। अब आप लिखेंगे कि कर्तव्य का अर्थ क्या होता है। तो इस अपने ड्यूटीज़ को निभाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज़ होती क्या हैं या कर्तव्य का क्या अर्थ है आपके अनुसार, वो ज़रूरी है यहाँ पे। तो इसमें आप लिखेंगे कि मानव को यथाशक्ति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य करना ही उसका कर्तव्य होता है। तो जो मानव अपनी यथाशक्ति तथा आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है उसे ही कर्तव्य कहते हैं और उसको पूर्ण करने के लिए जीवन में उसके उल्लास, शांति तथा यश भी मिलता है। और बचपन में माता पिता तथा परिजनों की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य रहता है। तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने माता पिता तथा परिजनों की आज्ञा का पालन करना है और यही हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही जब हम अपने विद्यार्थी जीवन में आते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो गुरु का स्थान जीवन में सर्वोपरि माना गया है, परम कर्तव्य होता है हमारे जीवन का कि हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। इसके बाद आप नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि युवा अवस्था में उसके कर्तव्य परिजनों, पड़ोसियों के अतिरिक्त राष्ट्र के प्रति भी होते हैं। तो एक विद्यार्थी के कर्तव्य युवावस्था में जब वो होता है तो उसके परिवारजन या फिर उसके परिजनों, पड़ोसियों
इसके अतिरिक्त जो है उसके कर्तव्य कुछ होते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। तो उसके कंधों पर समाज की उन्नति का भी भार बना रहता है कि उसे समाज में एक ऐसे नागरिक की तरह उभरना है जो समाज का हित कर सके। इस जिस प्रकार से प्रत्येक शासक का कर्तव्य अपने शासकों की रक्षा करना होता है, उसी प्रकार उसका कर्तव्य भी उसकी मंगल कामना करना होता है। तो अपने देश का मंगल करना, उसको उन्नत करना, यही एक विद्यार्थी का सपना होता है और यही उसका कर्तव्य है। अब इसमें आप बताएंगे कि जो कार्य आपको दिए गए थे प्रिंसिपल के द्वारा, वो आपने कैसे किए? तो सबसे पहला काम यहाँ पे आ जाता है यूनिफ़ॉर्म चेकिंग का। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इसमें यूनिफ़ॉर्म, फिर आप बताएंगे यहाँ पे कि यूनिफ़ॉर्म का तात्पर्य क्या है आपके अर्थ में। तो इसमें आप बताएंगे कि किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय या फिर सरकारी कर्मचारी आदि के पहनने के लिए उस संस्था द्वारा किसी निश्चित वस्त्रों का निर्धारण किया जाता है, उसे ही हम यूनिफ़ॉर्म कहते हैं। तो कोई भी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या फिर सरकारी कर्मचारी हों, उस संस्था के द्वारा उनको निश्चित वस्त्र ही निर्धारित किए जाते हैं और वही उन्हें पहन के आना होता है संस्था में। तो इसी को हम यूनिफ़ॉर्म कहेंगे। अब यूनिफ़ॉर्म की आवश्यकता क्यों होती है, हम ये समझेंगे। तो किसी भी संस्था, विद्यालय अथवा अतिरिक्त किसी यूनिफ़ॉर्म जैसे कि कारखाने, तो इन सब में भी यूनिफ़ॉर्म का निर्धारण करना आवश्यक होता है। इससे हम किसी भी संस्था, विद्यालय आदि में जाने वाले लोगों की पहचान भली-भांति कर सकते हैं और उस संस्था संबंधी नियमों का कठोरता से पालन करा सकेंगे। तो इस तरह से बताया गया कि यूनिफ़ॉर्म की आवश्यकता में हम कह सकते हैं कि चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई विद्यालय हो या फिर कोई कारखाना हो, वहाँ पे ये आवश्यक हो जाता है कि किसी न किसी यूनिफ़ॉर्म को निर्धारित किया जाए और सभी व्यक्ति जो है वहाँ से जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो यूनिफ़ॉर्म में ही संस्था में आए ताकि उनकी भली-भांति से पहचान की जा सके और उनसे नियमों का पालन कराया जा सके। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि यूनिफ़ॉर्म का लाभ क्या है और इसका महत्व क्या होता है। तो यूनिफ़ॉर्म के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म जो होती है वो हर एक जगह की अलग अपनी यूनिफ़ॉर्म होती है और उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है कि वह व्यक्ति यूनिफ़ॉर्म के द्वारा ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या करता है या किस क्षेत्र से वो संबंधित है। इसके बाद हम नेक्स्ट ड्यूटी पे आएँगे। तो नेक्स्ट ड्यूटी प्रिंसिपल के द्वारा असाइन की गई थी अनुशासन की। अब अनुशासन के बारे में हम इसमें लिखेंगे। तो अनुशासन का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ये बताते हैं। तो अनुशासन का शाब्दिक अर्थ होता है शासन या फिर व्यवस्था का अनुसरण करना। तो जो भी शासन है वहाँ का या जो भी व्यवस्था है वहाँ की, उसका अनुसरण करना ही अनुशासन कहलाता है। और अनुशासन का अभिप्राय अपनी प्रवृत्तियों को रोककर उनका अद्वितीयता के स्थान पर सफलता प्राप्त की जा सके और विकृति के स्थान पर आकृति बन सके। तो इस तरह से अनुशासन का अर्थ हो जाता है कि हम जो शासन वहाँ पे लागू हो रहा है उसी व्यवस्था में रहें और उसका जो है अनुसरण कर सकें। इसके बाद अर्थ लिखेंगे अनुशासन का। तो अनुशासन का अर्थ बताया गया है, ये अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन का ही हिंदी रूपांतरण है, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है नियंत्रण करना, संयम रखना या फिर अनुशासन। ये सारे शब्द एक ही होते हैं। इसके बाद अनुशासन की परिभाषा बताई गई है। तो इसमें रायबर्न के अनुसार बताया गया है कि विद्यालय में अनुशासन का साधारण अर्थ है कि कार्यों को करने में क्रमबद्धता होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए कार्यों पर तथा आज्ञाओं का पालन कराना चाहिए। तो यही विद्यालय का अनुशासन हो जाता है रायबर्न के अनुसार। इसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है टीपी नन के अनुसार। तो ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि सच्चा अनुशासन वही होता है जो बालक के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और डंडे का प्रयोग इसमें
अनुचित समझा जाता है और आज जो है शिक्षक का स्थान एक मित्र की तरह है, पथ प्रदर्शक के रूप में है। तो ये टीपी नन के द्वारा अनुशासन के बारे में डेफिनेशन दी गई है। अब नेक्स्ट जो ड्यूटी दी गई थी प्रिंसिपल के द्वारा वो आ जाती है खेल संबंधी गतिविधियों की। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे खेल संबंधी गतिविधियाँ। तो खेल कूद के संगठन का क्या सिद्धांत है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पे खेल कूद के संगठन का सिद्धांत बताया गया है, जिसमें फर्स्ट सिद्धांत आ जाता है कि विद्यालय के अधिक से अधिक छात्रों को खेल का मैदान प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सभी बच्चों को खेल के मैदान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। देन सेकंड सिद्धांत आ जाता है इसमें खेल कूद के लिए कि बालकों को विभिन्न प्रकार के खेल के नियमों को समझाना चाहिए। देन थर्ड इसमें आ जाता है कि खेल कूद की अलग अलग तालिका का निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता लग सके कि कौन सा खेल किस टाइम हमें खेलना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें लास्ट है जो कि सामूहिक खेलों के लिए उनमें रुचि रखने वाले शिक्षकों को उनका अध्यक्ष बनाना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि खेल का महत्व क्या है। तो ये आप हेडिंग लिखेंगे खेल कूद का महत्व। तो इसमें आप बताएंगे कि प्रत्येक विद्यालय का ये कर्तव्य होता है कि वह सामूहिक खेलों का आयोजन करे, क्योंकि इसका जो है महत्वपूर्ण स्थान माना गया है तथा खेल और स्पोर्ट्स छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक रहते हैं, क्योंकि ये समयबद्धता के लिए होते हैं। इनमें धैर्य, अनुशासन, समूह में कार्य करना तथा लगन से सीखना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। और खेल जो है वो आत्मविश्वास के स्तर का निर्माण करता है और सुधार करना इसमें सीखा जाता है कि किस तरह से कहाँ पे हमें सुधार की आवश्यकता है। खेल को एक नियमित अभ्यास से सीखना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति है वो सक्रिय रह सके और स्वस्थ रह सके। तो ये जो है महत्व बताया गया है खेल का। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, जिसमें आप एक चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करेंगे कि प्रधानाचार्य के द्वारा क्या कर्तव्य आपको दिए गए थे। तो इसमें आप हेडिंग लिख देंगे कि प्रधानाचार्य जी द्वारा दिया गया कर्तव्य। तो पहला कर्तव्य था यहाँ पे कि भोजनावकाश के समय अनुशासन देखना। तो सबसे पहले आपको ये देखना था कि भोजनावकाश जब हुआ है, लंच ब्रेक जब हुआ है, तो सभी बच्चे अनुशासन में हैं या नहीं। तो हर एक बच्चा इसमें अनुशासन में रह के तब उसे लंच करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी आपकी थी कि हर एक क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। इसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी थी आपकी इसमें कि टेस्ट पेपर आपको बनाना था। ये सेकंड ड्यूटी है आपकी। इसके बाद थर्ड ड्यूटी आ जाती है कि कक्षाओं की व्यवस्था आपको देखनी थी। तो जो भी कक्षा में शिक्षक सहायक सामग्री है या नहीं, या फिर वहाँ पे बेंच टेबल सही है या नहीं, सीट सही है या नहीं, डस्टबिन है या नहीं, या फिर ब्लैक बोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो भी यहाँ वहाँ पे संसाधन होते हैं वो सारी व्यवस्था आपको कक्षाओं की देखनी थी। ये ड्यूटी आपको दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी आ जाती है फोर्थ नंबर पे कि कक्षाओं की उपस्थितियों को दर्ज करना। तो कक्षा में जो भी व्यवस्थित होंगे, जो भी उपस्थित होंगे लोग, छात्र, और कौन सी शिक्षक या शिक्षिका जो है वहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी एब्सेंट है, ये आपको देखना था। हर एक की उपस्थिति आपको लिखनी थी। और इसके बाद लास्ट ड्यूटी आपको दी गई थी कि सुबह प्रार्थना सभा की व्यवस्था देखना। तो आपको ये भी ड्यूटी प्रिंसिपल के द्वारा दी गई थी कि जब मॉर्निंग असेंबली होगी, प्रार्थना सभा होगी, तो आपको उसकी हर एक व्यवस्था देखनी है कि बच्चों ने लाइन लगा ली है या नहीं, कहाँ पे उनकी लाइन गड़बड़ है, या क्लास वाइज लाइन लगी है या नहीं। और उसके बाद प्रार्थना कराने से लेकर जब तक छात्र अपने क्लास में नहीं पहुंच जाते, तब तक की जिम्मेदारी आपको दी गई थी। तो इस तरह से आपको ये सारे कर्तव्य दिए गए थे प्रिंसिपल के द्वारा। सो थैंक यू एवरीवन। ये फाइल आपकी यहीं पे एंड होती है।